नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम 7 मार्च यानी कल के दिन जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, यानी कि कल के जो शाम का जो पेपर हुआ था, वो हम आज आपको सॉल्यूशन के माध्यम से बताएंगे, जिससे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है 9 मार्च से लगभग चालू होगा। आज के दिन तो मुझे लग रहा है कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो वापस लगभग मुझे लगता है कि 6 दिन का एग्जाम हो गया है, और मुझे लग रहा है कि शायद 12 मतलब और 10 दिन तक ये एग्जाम चलेगा। 18 मतलब मार्च तक ये एग्जाम चलने वाला है। तो उस हिसाब से दोस्तों, आज मैं प्रतिशत से एक सवाल कराऊंगा, अनुपात से दो सवाल, टाइम टाइम एंड वर्क से एक सवाल, औसत से एक सवाल आएगा। साझेदारी का एक नया मतलब, अभी तक मैंने कभी भी साझेदारी नहीं बताई, लेकिन साझेदारी भी आई है। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से दो आ जाएगा। इसके अलावा डिस्काउंट से मुझे लग रहा है दो है, लाभ और हानि से एक है, और समय दूरी और चाल से एक औसत वाला सवाल है और एक ट्रेन वाला सवाल है। इसके अलावा क्षेत्र मिति से तीन आने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ से एक आएगा, नंबर सिस्टम से एक आएगा। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि 17 सवाल, और 17 सवाल के बाद ये 18 सवाल। ऐसा नहीं है कि मैं आज सिर्फ आपको 18 सवाल कराऊंगा। ये जो है ना, यहाँ पे भी 5 नंबर है, यहाँ पे भी 5 नंबर है। तो सीधा सीधा ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आज मैं कम से कम 19 सवाल का सॉल्यूशन, और साथ में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो 5 मार्च के दिन और 6 मार्च में जो पेपर हुआ था, ओवरऑल मिला के 5 क्वेश्चन ये वाले, 2 क्वेश्चन ये। आज के दिन हम 28 क्वेश्चन का काफी शांति से देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, टाइमिंग अभी लगभग 2:01 हो रहे हैं। लगभग मैं 10 बजे से लगा हूं आपके लिए मेहनत करने में, टाइपिंग करते 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 इतना टाइम हो गया। तो दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहां पे भी सॉल्यूशन मिलेगा। टेलीग्राम पे अगर आप जाएंगे तो टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूले। टेलीग्राम आपके लिए ही बना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई की ही बातें वहां पे करता हूँ। ठीक दोस्त, तो उस हिसाब से आज का मेरा पहला सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो है किससे है? प्रतिशत से। तो प्रतिशत से सवाल क्या है, शांति से अपने पढ़ेंगे और फटाफट निपटाएंगे। ठीक। प्रतिशत से पहला सवाल क्या था कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है? तो 1,08,000 है। यदि पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करिए। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के बाद। तो सबसे पहले मैं दो तरीकों से समझा सकता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज 10, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, प्लस माइनस इसलिए लिख लूं रहा हूं क्योंकि लाभ होगा तो +1 हो गया, हानि हो गया तो -1 हो जाता है। ठीक, बट्टे 10। यानी कि मैं मान लेता हूं कि 1,08,000, 1,08,000 के सामान में अगर 10 की वैल्यू अगर प्लस में बढ़ रही है, पहले साल क्या है कि बढ़ गई है, यानी कि 11 हो गई है। दूसरे साल क्या है, जो 10 की वैल्यू है, 10% घट जाने का मतलब 10 के सामान में एक का नुकसान हो जाना, यानी कि 9 हो जाना। तो उस हिसाब से अगर मैं अपना कलर बदल के आपको बताऊं, तो सबसे पहले ये जो दो जीरो है ना, वो दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब करना कुछ नहीं है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। 11 का गुणा अगर मैं 9 में करूंगा तो 99 आ जाएगा। 99 का गुणा अगर मैं सीधे 8 में करना चाहूं, तो यही कंसेप्ट है 100 - 1। 100 - 1 कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि 100 - 1 और गुणा में कर दूंगा 8, इसका मतलब 800 में 800 घटा दूंगा तो बचेगा कितना? 792। तो 792 का मेरे को 92 में इसीलिए लूंगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो जीरो के लिए मैंने 9 ले लिया। हासिल कितना बचा? हासिल बता यहाँ पे 7। तो 99 कम 99 में जब 7 जोड़ूंगा तो 106 हो जाएगा, जो अपना आंसर आ जाएगा कितना? 10,000। 10,692। 10,692 जो है हमारी शहर की जनसंख्या आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि दोस्त मैंने काफी बढ़िया तरीके से समझा दिया। दूसरा सवाल प्रतिशत का आपके आंखों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, क्या कि यदि संख्या x का 20% बराबर क्या है? 300 के 80%। कितना? 300 का 80%।
है तो संख्या x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जब भी होता है ना दोस्त, इसको का मतलब गुणा होता है। यहाँ पे जो का है ना, सबसे पहले समझना है का मतलब क्या है, तो का मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक, तो मेरे को क्या दे रखा था, x का 20%। तो कभी भी एकदम शांति से बेसिक से करने का होता है ना दोस्त। बेसिक का मतलब होता है परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लेना पड़ेगा, बराबर मेरे ले लिया 300 आ जाएगा। 300 का गुणा किसमें करूंगा, 80%। परसेंटेज को हटाऊंगा, जीरो ले लूंगा। वापस में क्या करूंगा, कलर आपके लिए फटाक से बदल दूंगा, क्या कि भैया ये वाले दोनों 100, ये वाले दोनों जीरो से कट जाएंगे। ये वाला 20 जो है 80 से काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। एक्स की वैल्यू मेरे को निकालनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 1200 आ जाएगा। यानी कि जो आपकी संख्या है वो कितनी है। सबसे पहले अगर बहुत से दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बात आ जाती है तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल को मैं चतुर्थानुपात अथवा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जब अनुपात और समानुपात मिलते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं। तो देख दोस्त, जब दो डॉट रहता है उसको हम अनुपात बोलते हैं, लेकिन जब दो डॉट जिसको रेशियो बोलते हैं, जब डबल रेशियो होता है ना उसको हम समानुपात बोलते हैं। यानी कि 18 रेशियो वाई, और इसको बोलूंगा समानुपात। समानुपात का मतलब दो रेशियो, वाई रेशियो 14 में। इसमें करना क्या होता है कि वाई का गुणा वाई में करके 17 का गुणा, सॉरी 18 का गुणा 14 में करके इसको अपने को इक्वल करना होता है। तो फॉर्मूले के तहत क्या आएगा कि y का स्क्वायर बराबर मेरे को दे रखा था 18 गुणा 14। अब इसका मेरे को लेना है अंडर रूट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 18 दूना 36 होता है, और 36 का मेरे को अंडर रूट लेना मेरे को आसानी से पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये 14 जो है ना, 14 के दो टुकड़े किए, एक को 7 में बदला, 7 दूना 14, और दो को मैंने गुणा किया 16 में। ठीक, तो y की वैल्यू एकदम, सॉरी सॉरी माफ करो माफ करो माफ करो, इसको कैसे काट देता हूँ भैया। ठीक, अब y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 7। तो दोस्तों काफी शांति से मैंने तीनों सवाल समझा दिए। इसके बाद मैं शांति से कहा ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपकी आंखों के सामने कौन सा सवाल प्रस्तुत है, तो ये है समय और कार्य। समय और कार्य का ये जो टाइप है थोड़ा अलग है, शांति से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 4 क्या है, यदि ए किसी काम को 78 दिन में कर सकता है, बी 39, सॉरी दिन नहीं दे रखा था, मिनट दे रखा था, माफ करो माफ करो माफ करो। यदि ए किसी काम को 78 दिन में कर सकता है, बी उसे 39 मिनट में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य कार्य करे, अच्छा, दोनों मिलकर कार्य करे तो एक कितने मिनट बाद कार्य बंद कर दे, कितने मिनट कार्य बंद कर दे कि कुल समय 30 मिनट लगे। समझ में आया सवाल क्या था। सवाल समझने के लिए मैं आपको बेसिक से बोलूं तो भैया, एक है ए, दूसरा है बी। ये हमारा 78 मिनट में, 78 मिनट में कोई कार्य कर सकता है, बी हमारा 39 मिनट में कार्य कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर काम करेंगे और काम को कुल 30 मिनटों में खत्म करना है। और एक और बात है, बीच में जो है ना हमारा, ये कितने दिनों के बाद अपना कार्य बंद कर देगा। कुछ नया टाइप है कि ये कितने दिन बाद काम बंद करेगा। समझ में आया। सबसे पहले कुछ भी होता है निकालना अपने को एलसीएम, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। एलसीएम जिसको निकालना बोलते हैं उसको टोटल वर्क बोलते हैं। यहाँ पे मेरे को सीधा 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 दे रखा था कि 13 तिया और 13, 13 तिया 39 और 13 छक 78। यानी कि 13 तिया सीधा 39 गुणा 2 लिख देता हूँ ना यार। 39 गुणा 2 का सीधा सीधा मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 78। 78 काम 78 तक पहुंचूंगा तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी, ए की इफिशियंसी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 1। अब मैं बात करूंगा बी की, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। ठीक, अब हकीकत में क्या है कि ए बीच में काम छोड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो दोस्त, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ए कितने मिनट बाद
कार्य बंद करे। ठीक, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि जब दो लोग काम कर रहे हैं और काम 30 दिनों में होगा, तो एक आदमी काम बीच में छोड़ेगा, तो भाई बी तो पूरा काम करेगा ना। तो जो हमारा बी है, बी जो है हमारा 30 दिन तक कितना काम करेगा, तो भाई दो इफिशियंसी के साथ 30 दिन कोई काम करेगा, कितनी इफिशियंसी के साथ, दो इफिशियंसी के साथ, तो भाई ये 60 काम कर देगा ना। तो टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क था 78। 78 में से जैसे मैंने बी की टोटल काम निकाल दिया, तो वैल्यू बच गई 18। यानी 18 दिन के बाद, 18 दिन जो है ना, 18 दिन तक कौन काम करेगा, 18 दिन तक एक इफिशियंसी के साथ हमारा ए काम करेगा, और सवाल का आंसर भी 18 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 18 दिन एक एक इफिशियंसी के साथ काम करने के बाद जो है ना, ये हमारा काम छोड़ देगा। तो टाइम एंड वर्क का नया टाइप था, इसके अलावा भी दो चार सवाल थे जो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। रीजन सिर्फ यही है कि वो सवाल मैंने आपको पहले करा दिए हैं। तो मेरा मकसद है आपके दिमाग का डर भगाना, कि एकदम आसान आसान से सवाल आ रहे हैं, एकदम आसान आसान से सवाल आ रहे हैं भाई लोग। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल आके आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करूंगा। जो सवाल है औसत का, जो मैंने पहले आपको करा दिया है, तो टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ टाइप समझाऊंगा कि दोस्त औसत से 4 सवाल थे। कितने? औसत से 4 सवाल थे, लेकिन सब के सब सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं, और सबको आपको मैंने बता रखा, टाइप ऑफ पी रहेगा नहीं, इसको मैं पी बना के ई कर देता हूँ। ठीक, 4 सवाल थे और चारों के चारों टाइप मैंने आपको पहले बता दिया है, ये वाला भी टाइप बता दिया है कि 5 संख्याओं का योग दिया था। कभी भी 5 संख्याओं का योग दिया होगा, 2 संख्याओं का औसत दिया होगा, तीसरी संख्या दी होगी, बची 2 संख्या का औसत निकालना है। बेसिक से कराने के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि माना कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 100। ठीक, अब माइनस क्या करूंगा, मेरी बात समझ, अब माइनस क्या करूंगा, तो मेरे को जो तीसरी संख्या दिया होगा ना, मैं मान लेता हूँ कि तीसरी संख्या 30 है। ठीक, तो तीसरी संख्या जो है उसको मैं माइनस करूंगा, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर रखा है। 2 संख्याओं का औसत मैंने मान लिया कितना है, तो मान लेता हूं कि भैया 14 है। ठीक, मान लेता हूं कि जो 2 संख्या है वो 14 है, तो 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना दोस्तों, गुणा 2 करना पड़ेगा। तो ये दोनों को जैसे जोड़ूंगा, तो मेरे को दे रखा था 50, 78, 78 थोड़ी होगा, 58 होगा ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो। ठीक, तो 100 में से मैंने 58 अगर घटा दिया, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 42 बचेगी। ये जो वैल्यू है बची 2 संख्या का है, लेकिन निकालना उनका एवरेज है, तो एवरेज आ जाएगा 21। ये टाइप बहुत बार समझाया है, मेरे दोस्त को डाटा याद नहीं था। वो दोस्त इतना बढ़िया है ना, उसका नाम है जोगाराम। उसने 21 फरवरी के दिन मेरे को एसएससी जीडी के लगभग 20 में से 17 सवाल बताए थे, और आज के दिन भी लड़के ने 35 में से कितने सवाल, लगभग 28 सवाल आप लोगों के लिए बताया है। राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अहमदाबाद में उनका पेपर पड़ा था। नाम जोगाराम, बहुत बढ़िया लड़के हैं, राजस्थान के रहने वाले। ठीक, पांचवा सवाल मैंने वापस बताया, वापस मैं आपको पांचवा ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे से नंबर डालने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, साझेदारी। ठीक, तो साझेदारी वाली से ए और बी का कुल लाभ दिया था, ए का लाभ दिया था और बी का लाभ पूछा था। देख भाई, ऐसा अजीबोगरीब तो नहीं होगा। सबसे पहले मैं बेसिक से बता देता हूं कि भैया लाभ साझेदारी वाले में क्या करना पड़ता है, ए और बी। मान लेते हैं, क्या जाएगा, माना, ठीक, अपने हिसाब से सब कुछ मान रहा हूं कि साझेदारी को निपटाते कैसे हैं। तो मान लेते हैं कि ये भाई 5 रुपया का इन्वेस्ट करता है, ये 10 रुपए का इन्वेस्ट करता है, ये 6 महीने का इन्वेस्ट करता है, और ये 12 महीने तक इन्वेस्ट करता है। इन लोगों का जो भी रेशियो होता है ना, 5 से काटूंगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से काटूंगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1:6 आ जाएगा। ठीक, 30, 4 आएगा ना दोस्त। देख, 5 मेरे को दे रहा था, 3 से काटूंगा तो 4 आएगा, 1:4 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, तो इसको मैं इरेज बटन पे क्लिक करके आपके लिए इरेज कर दूंगा, और अच्छी राइटिंग में लिखूंगा 1 और 4। तो जो होता है ना, टोटल टाइम आपने कितना दिया उसका मैंने मल्टीप्लाई किया अलग से, कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया उसका मल्टीप्लाई किया, और ये जो पर रेशियो आएगा ना, यही आपके लाभ का जो है ना, लाभ किस अनुपात में बटेगा। मान लेते हैं कि अगर इनका लाभ परसेंट कितना, 20 रुपया है, तो 20 रुपया है, तो ए को कितना रुपया मिलेगा, तो ए को मिलेगा 4 रुपया, और बी को मिलेगा 16 रुपया। क्यों? क्योंकि 5 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो एक
रेशियो की वैल्यू 4 आएगी और 4 रेशियो की वैल्यू 16 आएगी। तो साझेदारी का बेसिक एकदम आसान सा है। मुझे लग रहा है कि मैंने समझाने की अच्छी कोशिश किया है। तो दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद किए बिना हम आएंगे छठे सवाल पे। छठा सवाल दो थे। छठा सवाल यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से कितने सवाल थे? तो दो सवाल थे। सबसे पहले, यदि कोई निश्चित धनराशि, निश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि धनराशि दिया नहीं है, लेकिन आपको मान लेना है कि हाँ भाई कोई रकम था, ठीक। यदि कोई निश्चित धनराशि 10% की वार्षिक दर से 2 साल में कितना, 2 साल में 3600 हो जाती है, तो धनराशि पर मिला, भाई मिला, मिलाओ साधारण, ठीक। इसको जो है थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया है, मिला हुआ करना है। यहाँ पे क्या जाएगा? मिला हुआ, मिला हुआ साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ये सवाल नया टाइप है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझना भी पड़ेगा। क्या कि जो ये 3600 है ना, ये आपका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन की वैल्यू क्या होती है? 100% मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है? तो 10% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20। यानी कि ओवरऑल आपको 120% की वैल्यू दिया है। कितना? 3600। निकालना क्या है? निकालना आपको साधारण ब्याज है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यानी आपको निकालना है 20% की वैल्यू। तो हकीकत में यहाँ पे अगर मैं किससे 6 से भागा दे देता हूँ, कितना? भाग्या 6। तो यहाँ पे भी मेरे को भाग्या 6 करना पड़ेगा। ओवरऑल अपना आंसर कितना आ जाएगा? 600। तो ये मुझे लग रहा है कि शांति से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी किसी और मेथड से समझना है तो एकदम आसानी से बता देता हूँ। क्या कि ये जो 3600 रुपया है ना, ये 3600 रुपया 120% की वैल्यू है। आपको निकालना सिर्फ और सिर्फ 20% की वैल्यू है। इससे मैंने काटा तो 6 आ जाएगा, 6 से काटूंगा तो 600 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। समय की बर्बादी नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। कौन से सवाल में? चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन या मूलधन किसी का अनुपात दिया था, राशि पूछा था, दर दर बोलूंगा इसको, सॉरी, दर भी दिया था। समझ में आया? यानी कि जो रेट हो ना, रेट परसेंटेज दिया था। लगभग हो सकता है, मुझे लग रहा है टाइम भी दिया होगा फिर तो। लेकिन यहाँ पे कुछ रेशियो वाला सवाल था भाई। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि भैया चक्रवर्ती ब्याज पे एसआई और प्रिंसिपल या अमाउंट, इसमें ऐसा कुछ सवाल था दोस्तों। सातवां सवाल में माफी चाहूंगा, क्योंकि वो दोस्त अभी सो चुके हैं। मैं उनको मैसेज किया, 3 से 4 बार मैसेज किया कि भाई ये टाइप थोड़ा समझा दो, तो मैं अच्छे से समझा पाता। उन्होंने मेरे को 10-11 बजे बोला। अभी वो ट्रेन में है, अहमदाबाद से वो राजस्थान जा रहे हैं, ठीक। नाम उनका जोगाराम, अच्छे दोस्त है मेरे। आगे चलेंगे दोस्तों, माफी चाहूंगा 7वें सवाल के लिए। 8वां सवाल आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत है, लाभ और हानि का। लाभ हानि का सवाल आपकी आंखों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। लाभ और हानि, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया वापस, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या देखा था? एक व्यक्ति 50 पेन 3 रुपए की दर से खरीदता है, 15 पेन 2.5 रुपए की दर से, बाकी जो बची हुई पेन है 1.5 रुपए की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे क्या दिया है और क्या पूछा है? लाभ हानि का सवाल है, सबको पता चल गया होगा। लेकिन 50 रुपए की पेन है, 3 रुपए की पेन से खरीदा जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? यहाँ पे मैंने ख से लिखा है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना है? तो 50 पेन है, 3 रुपए की दर से आपने खरीदा, तो टोटल आपका खरीद मूल्य कितना हो गया? तो रुपया के हिसाब से बोलूं तो 150 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अब बात आती है बेचने की। किसकी आ जाती है? बेचने की। खरीद मूल्य के बाद आपने क्या किया? सामान को बेचना चालू किया। बेचने में आपने जो 15 पेन है ना, 2.5 रुपए के हिसाब से बेचा। कितना? 15 पेन को आपने 2.5 रुपए के हिसाब से बेचा। और जो बची हुई पेन है, बची हुई पेन कितनी है? अगर 50 पेनों में आपने 15 पेन बेच दी, तो बची पेन आ जाएगी 35। और 35 पेन को आपने 1.5 रुपए के हिसाब से बेचा। कितना? 1.5 रुपए के हिसाब से बेचा। तो करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे आपका खरीद मूल्य है, ये आपका बेचने का मूल्य है। भाई कौन सा कलर आ गया, ठीक। तो अब करना कुछ नहीं है भैया, इनको जोड़ देना है, ठीक। सबसे पहले 15, तो 15 सत्ते 75 का 5, हाथ से लगो, मेरे को दे रखा था 7, मेरे को दे रखा था 15 जाएगा 22, मेरे को दे रखा था 22। कहाँ से आएगा? हाँ 22 ही आएगा, 22, 22.5 आ जाएगा, ठीक। और 35, तो 35 का पहाड़ा 5 बार पढ़ूंगा तो बताओ दोस्तों क्या आएगा? तो 35 यानी कि 17, 174, 175, 175 आएगा क्या?
175 आएगा क्या भाई लोग, 175 आएगा ठीक। तो 175 का 5 आएगा, हाथ से लगो 7 आ जाएगा, 15 जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 50 आ जाएगा और 52 आ जाएगा ठीक। ये दोनों को जोड़ देना है। यानी कि अल्टीमेट मेरे को दे रखा था, जैसे ये लोगों को कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया, लोगों थोड़ा वापस पढ़ा पढ़ने में ध्यान देता हूँ। कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा पेन। 15, तो 15 पचे 75 का 5 हाथ से लगो 7 आएगा। 15 दूना 30, 30 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा मिस्टेक था। रुको थोड़ा इसको काट ही देता हूँ अच्छे से, भाई कट जा कट जा कट जा कट जा कट जा कट जा कट जा। ठीक। तो सबसे पहले मेरा मिस्टेक क्या था कि 15 पचे 75 का 5 8 से लगो 7 आएगा, 15 दूना 30 है, इसको 2 मानना है भैया, लिखने में गड़बड़ कर दिया हूं मैं। बाकी तो मेरी इसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि मैं 15 का पढ़ा ना पढ़ सकूं। तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, पॉइंट पांच का सीधा मतलब क्या रहता है कि पॉइंट पांच का मतलब जीरो होता है, हाथ से लगो एक आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, हाथ से लगो एक आ जाएगा, 90 हो जाएगा ठीक। यानी कि आप एक ऐसे व्यापारी हो, आपके जैसा मतलब, या तो ये व्यापारी बड़ा मूर्ख है या तो बड़ा दयालु है। कैसे दयालु है कि भाई 150 रुपए का सामान इन्वेस्ट करता है और 90 रुपए कमा पाता है। तो इसको नुकसान हुआ ना, कितने परसेंट का नुकसान हुआ, तो इसको लगभग 60 रुपए का नुकसान हुआ है। अगर मैं हानि परसेंट की बात करूं, किसकी, हानि परसेंट की बात करूं, तो 150 के सामान में भाई को कितने का नुकसान हुआ, 60 का नुकसान हुआ। ये मैं काट दिया जीरो से जीरो, फ्रैक्शन वैल्यू में क्या बचेगा, 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 5। यानी कि भाई को 40% का नुकसान हुआ है। कितने, 40% का नुकसान हुआ है। तो ये जो पेन वाला सवाल था, बहुत से दोस्तों से बन ही नहीं पाया होगा, क्योंकि खरीद और बेचने में अपने को अलग अलग रुपए पहले निकालने थे। रुपए जैसे निकल जाएगा उसके बाद लाभ हानि का निकालना तो एकदम आसान सा है, बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से मैंने निपटा दिया। नौवा सवाल समझाऊंगा उससे पहले आपको मैं 10वां सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों, क्योंकि 10वें सवाल में आपकी हालत टाइट हो सकती है। क्या दिया था कि एक निश्चित राशि दी थी ठीक, मेरे दोस्त को राशि नहीं मालूम था। 25% और 5% की छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था। यानी कोई एक वस्तु है, उसकी रकम दिया था। मैंने अपने हिसाब से एक रकम ले लिया है और आपको मैं समझाऊंगा ठीक। निकालना अपने को क्या है, एसपी, जिसको हम अपने सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यानी कि 26,160 रुपए की राशि में 25% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 75% बचा ना। 75% को हटाया तो मैंने 100 से गुणा कर दिया, और 5% का मैंने डिस्काउंट दिया तो बचा क्या, 95। 95 बटा मैंने 100 कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, काटन कुटी में आपकी हालत टाइट ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दो। सबसे पहले 75 को काटना आसान इसीलिए है, 100 को काटना आसान इसीलिए है, क्योंकि दोनों में 25 आता है। तो 25 तिया मेरे को 75 दे रखा था, 25 चौका 100 दे रखा था। ये जीरो से ये जीरो कटेगा। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे मेरे को पता है कि 95 में 5 आता है। 19 पचे 95 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो 2 आ जाएगा। अल्टीमेट यहाँ पे मेरा 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा। अगर मैं इसके अंदर काटने की कोशिश करूं तो मुझे लग रहा है मेरा 4 आसानी से कट सकता है। एक नया कलर अपने ला देते हैं जिसका नाम है पीला कलर। ठीक। तो 4 से मैंने काटा कितनी बार में, तो 4 छक 24 मेरे को दे रखा था, 2 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा। अब इसको मैं 2 से काटूंगा तो रकम क्या बचेगी, रकम बचेगी 327। 327 गुणा 3 गुणा 19। ये कलर थोड़ा बढ़िया नहीं है भाई लोग, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, माफी चाहूंगा। वापस अपने हरे कलर पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि ये इतनी बड़ी राशि है ना, इसको 3 से गुणा करूंगा और डेंजर बनेगी। सबसे पहले मैंने 19 से गुणा करूंगा। 19 सत्ते क्या जाएगा, 19 सत्ते 133 का 3 मेरे को दे रखा था, हार्सिन मेरे पास 13 बचेगा। 19, 19 दूना 38। 38 में 12 जोड़ दूंगा ना, 38 में 12 जोड़ दूंगा तो 50, लेकिन फिर एक और जोड़ना पड़ेगा, हार्सिन बचा 5। 19 तिया 19 तिया 57, 57 में 5 जोड़ूंगा हो जाएगा 62। तो ये हमारा 6,213 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। लेकिन इतना हार्ड डाटा तो नहीं देगा दोस्तों ठीक। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने इरेज करूंगा और नौवा सवाल जो मेरा बच गया है मैं आपको शांति से समझाऊंगा ठीक। नौवा सवाल क्या था, नौवा सवाल हमारा डिस्काउंट वाले भाई साहब से था। क्या था कि 5700 की वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ये मेरे को दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, अंकित मूल्य पूछा है, जिस पर
24% 24% छूट देने के बावजूद 30% का लाभ होगा। समझ में आया दोस्त? यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि 5700 की वस्तु का अंकित मूल्य बताइए जिस पर 24% की छूट देने के बावजूद 30% का लाभ होगा। बेसिक से नहीं समझाऊंगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है कि मार्कअप परसेंटेज, यानी कि मार्कअप यानी कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और सीपी यानी कि क्रय मूल्य का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला याद करने की ट्रिक आपको देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये होता है मार्कअप परसेंटेज, जिसको मैं अंकित मूल्य बोलूंगा। अंकित मूल्य के जो सामने आएगा ना, नीचे के साइड, वो क्या होगा? डिस्काउंट। कभी भी अंकित मूल्य पे क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। सीपी पे क्या मिलता है? क्रय मूल्य पे कभी भी छूट वाले में प्रॉफिट परसेंटेज होता है। समझ में आया? तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सीपी पे हमेशा प्रॉफिट मिलेगा और मार्कअप परसेंट पे हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। तो 100 में से क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किसकी वैल्यू ऊपर रखनी है, किसकी वैल्यू नीचे रखनी है। दोस्तों, अगर ये सवाल अगर आप नहीं समझ पाए, फॉर्मूला नहीं समझ पाए, तो आपके एग्जाम में फिक्स बात है कि एक सवाल तो आपका गलत होगा। ठीक। अब मैं अपना आंसर निकालने की बात करता हूं। तो मेरे को निकालना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का सीधा मतलब होता है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप यानी कि एमपी। एमपी बराबर मेरे को देना था 100 प्लस पी। पी का मतलब प्रॉफिट। कितना हुआ है? 30%। यानी कि हो जाएगा कितना? 130। बट्टे में क्या लूंगा? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 24%। 24% का डिस्काउंट अगर 100% में से अगर मैं घटा दूंगा, वैल्यू बचेगा कितना? 76%। अब मेरे जो सीपी था ना, कितना? 57। 5700। ठीक। अब मेरे को करना क्या है? यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2 जीरो। आपको आंखों के सामने काफी शांति से काटूंगा। ये 2 जीरो को काटूंगा क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया है कि नीचे जो है ना, 4 है। 4 से जैसे मैं गुणा करूंगा तो मेरे को पता है, 19 का पढ़ा मैंने पढ़ा हुआ है। 19 चौका 76। 19 चौके 76 से 4 इधर काटा, 4 इधर काटा। जैसे मैंने 19 देखा तो मेरे दिमाग में घंटी बज गई, क्या? कि भैया जो ये 57 है ना, ये किससे कटेगा? 19 से कटेगा। तो ऊपर मेरे को दे रखा था 3। ठीक। अब मेरे को गुणा क्या करना है? तो मेरे को गुणा करना है 13 गुणा 75। तो 75 का गुणा करना आसान है। 13 पचे 65 का 5, 8 से लगो 6, और 13 सत्ते कितना होता है बताओ दोस्तों? 13 सत्ते 91 आ जाएगा। 91 में अगर 6 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 97। मेरे से मिस्टेक एक और हो रहा था कि भैया ये जीरो में भूल गया हूं, तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, तो ये जीरो लगा दूंगा। तो भैया कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसी है ना यार। 8 मतलब 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे में टाइपिंग करता हूँ, एक एक सवाल को मैनेज करता हूँ, लाभ हानि सब लिखता हूँ, पूरा डायग्राम बनाता हूँ। तो नॉर्मल सी बात है ना दोस्तों कि मेरा भी दिमाग थक जाता होगा ना। तो उसके बाद मेरी भी हालत टाइट हो जाती है, तो सवाल मेरे से गलत होते हैं थोड़े बहुत कैलकुलेशन में। ठीक। तो दोस्तों, 10 सवाल मैंने काफी शांति से समझा दिए हैं, समय और दूरी से आपको बता देता हूं। और दोस्तों, प्लीज विश्वास करना, सारे के सारे सवाल एग्जाम वाले हैं, सभी के सभी सवाल एग्जाम वाले हैं मेरे भाई। यहाँ पे मेरे को देखा समय दूरी और चाल। समय दूरी और चाल से मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या दे रखा था? यदि एक ट्रेन, दोस्तों 2 मिनट रुको, पानी पीना है मेरे को। यदि एक ट्रेन मेरे को दे रखा था। हाँ, माफ करूं, माफी चाहूंगा दोस्तों, आपको मैंने लगभग 15 सेकंड का ब्रेक दे दिया बीच में। यदि एक ट्रेन 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में, भैया पर नहीं होता है, पार होता है, पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक। तो यहाँ पे मेरे को जैसा ट्रेन का सवाल था, ट्रेन की स्पीड दी रखी है, टाइम जो है जो एक व्यक्ति को पार करने का दे रहा होगा। मेरे को लग रहा है कि अगर यहाँ पे विपरीत दिशा दिया है तो हो सकता है कि व्यक्ति भी स्पीड में होगा। लेकिन ये सवाल को मैं दो तरीके से आपको बता दूंगा। अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति की स्पीड दी होगी तो क्या आ जाएगा? तो इसमें लगेगा क्या? ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, उसके बाद सापेक्ष गति आ जाएगा। सापेक्ष गति के बाद आपको कितना समय लगा? तो 30 सेकेंड लगा। ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, क्लियर सवाल है, एल
एल में मेरे को दे रखा था क्या, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 48 किलोमीटर पर आवर, मेरे को स्पीड दे रखी है। तो 48 को मैंने चुपचाप लिख दिया, 48 किलोमीटर पर आवर कितना टाइम लगता है, तो 30 सेकेंड। ये वैल्यू सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, छोटे यूनिट में जाऊंगा तो 5/18 से गुणा कर दूंगा। निकालना मेरे को एल का है। अब चुपचाप गुणा भागा करूंगा बिना किसी मगजमारी के, तो लिखना भी आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, 30। 30 का गुणा हो जाएगा 48 में, गुणा हो जाएगा 5 में, नीचे बचेगा 18। 18 का सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है कि 6। यहाँ पे 3 है ना, 3 को काट दिया 6 बार में, 6 को काट दूंगा 8 बार में। 8 मेरे को दे रखा था 40 आ जाएगा, यानी कि 40 का मतलब आ जाएगा 400। 400 मीटर की ट्रेन है। ओके, तो दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा 400। मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन काफी मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। ये अपना मेन है कि लंबाई निकालना था, ट्रेन की स्पीड दिया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करना पड़ता है, 30 सेकेंड। अगर सापेक्ष गति दिया होगा तो सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी सापेक्ष गति के बाद 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। पता नहीं मेरे दोस्त ने ये विपरीत दिशा क्यों बताया था, ठीक। तो ट्रेन वाले सवाल में दो चीज होती है, अगर एक व्यक्ति गति में है, व्यक्ति भी चल रहा है, तो सापेक्ष गति आएगी। अगर व्यक्ति नहीं चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की स्पीड आएगी। तो मैंने आपके दिमाग के अंदर कैलकुलेशन जो होती है ना भैया, कंसेप्ट का, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैंने काफी बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में हो रही है। ये मिट क्यों नहीं रहा भाई, खत्म कर दिया, ठीक। अब आ जाता है 12वां सवाल। 12वां सवाल आपके आंखों के सामने है कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और S2 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल से सवाल था। औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब भी दूरी जो होती है ना, दूरी फिक्स होती है। फिक्स का मतलब क्या हो जाता है, निश्चित हो जाती है। कभी भी दूरी निश्चित होती है तो फॉर्मूला यही है, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा। तो मैंने अपने हिसाब से S1 और S2 मान लिया कि जो व्यक्ति है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया क्या, 40 किलोमीटर जो है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। आते वक्त उसको जल्दी हुई कि भैया मेरे को घर जल्दी जाना है, तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को दोगुनी कर दी और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। तो फॉर्मूले के तहत मैं आपको समझा दूंगा क्या, कि यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 40 गुणा 80। 40 और 80 को जैसे मैं जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 120। 40 को काटूंगा तो नीचे आ जाएगा 3, और ऊपर बचेगा कितना, 160। 160/3 का सीधा मतलब होता है क्या, कि मेरे को दे रखा था 15 1 3, यानी कि 53.3। 53.3 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था, उसकी औसत गति आ जाएगी। तो दोस्तों काफी शांति से मैंने समय और दूरी और चाल से दो सवाल आपको बता दिए। इसके बाद मैं अपनी स्लाइड को आगे की तरफ लेके जाऊंगा, जिससे मैं आपको कौन से सवाल से अवगत कराऊंगा, क्षेत्र मिति के 3 सवालों से आपको शांति शांति से अवगत कराऊंगा, समझाऊंगा, ठीक। यहाँ पे मेरे को दे रखा था क्या, क्षेत्र मिति, भाई आजा, ठीक। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का सवाल नंबर 13, ओवरऑल 13। क्षेत्रमिति का पहला सवाल है कि यदि एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजा 5 7 और 8 क्रमशः, भाई भाई उल्टा लिख दिया, ये जो क्रमशः है ना आगे आ जाएगा, भुजा 5 7 8 क्रमशः है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एस, S-A, S-B, S-C। कितने दोस्तों को ये फॉर्मूला पता था दोस्त, नहीं पता है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। एस का मतलब हो जाता है कि एस का मतलब हो जाता है अर्ध परिमाप। एस मतलब अर्ध परिमाप। तो एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस निकालने के लिए 5 + 7 + 8 बट्टा मेरे को 2 करना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा, एस हमारा 10 आएगा ना, 7 × 14 1 15, 15 5 20, 20 का आधा करूंगा यानी कि 10। तो अंडर रूट के अंदर आपका सवाल क्या बनेगा,
10 गुणा 10 में से आपको 5 घटा देना है। 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, 10 में से 7 घटाऊंगा 3 आएगा, 10 में से 2 घटाऊंगा, 10 में से 8 घटाऊंगा तो 2 बचेगा। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, आपका जो आंसर आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी दोस्त को ये सवाल में कोई कंफ्यूजन है। विषम बाहु का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ये वाला सवाल जो है ना 14 अपने आप में मजेदार है। क्या करूं, इसको काट ही देता हूँ, उड़ा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। ठीक। 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है? तो 14वां सवाल मेरे को दे रखा था, एक वर्ग की भुजा 7 सेमी, 7 सेमी से घटाकर अगर 15 सेमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? कभी भी क्षेत्रफल की बात करूं, किसका क्षेत्रफल? तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग, वर्ग माने भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बहुत से दोस्तों को पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? भुजा का स्क्वायर। ऐसा कुछ होता है हमारा, ये जो चारों के चारों भुजाएं होती है ना, वो बराबर हो जाती हैं, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो जो उसकी प्रतिशत में जो परिवर्तन होगा ना, किस रेशियो में होगा? तो नॉर्मल सी बात है, पहले 7 था, अब उसकी वैल्यू 5 हो गई है। तो करना क्या है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। क्या प्रतिशत में कितना का प्रभाव पड़ा, कमी हुई है? तो मेरे को दे रखा था 49 के समान में 25 की कमी हुई है। क्योंकि क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्क किया है ना भाई। तो हकीकत में अपने को हुई है कमी। कमी कितने की हुई है? कमी हुई है 49 के सामान में 24 की कमी हुई है। परसेंटेज में बताना है, 100 से गुणा कर दिया। तो 49 के समान में 24 की कमी हुई है, 100 से गुणा करूंगा। आपकी जो कमी परसेंटेज आएगी, अब आपको काटना है। 49 का परसेंटेज से जैसे मैं इन लोगों को काटूंगा, मेरे तो हालत टाइट हो जाएगी भाई। कैसे कटेगा ये लोग? कटेगा, कटेगा क्यों नहीं कटेगा? 49, 49 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूंगा? 49 का पहाड़ा अगर मैं 4 बार पढ़ूंगा, 49 का पहाड़ा अगर मैं 4 बार पढ़ूंगा तो 200 में 4 कम आएगा, यानी कि 4×4 = 44 बचेगा। 4×4 = 44 में जीरो ले लूंगा। तो मेरे को 50 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 50 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं 50 का पहाड़ा 9 बार भी पढ़ूंगा ना, तो मुझे लग रहा है मेरा काम हो जाएगा। यानी कि अप्रोक्स जो आंसर आ जाएगा ना, 49% से थोड़ा सा कम आएगा। कितना? 49% से थोड़ा सा कम आएगा। 49% से थोड़ा सा कम आएगा आपका आंसर। ठीक। तो काफी शांति से मैंने बता दिया। आपका जो आंसर रियल, बहुत से दोस्तों को चाहिए कि भैया रियल बताओ, रियल। तो रियल आंसर ये आ जाएगा 58। 8 मेरे को दे रखा था, 8 के हिसाब से मेरे को दे रखा था 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा ना? 400 में 8 मेरे को दे रखा था, 400 में 8 आ जाएगा। अगर इसको काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 9। एकदम अप्रोक्स जाना है ना भाई लोगों, आप लोगों को, तो एकदम अप्रोक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक। बाकी मेरा काम कैलकुलेशन समझाना नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको अपने मेहनत से आना चाहिए। मैं तो अपने हिसाब से ताड़म पूरी करके मैं एग्जाम हॉल में अपना कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 15वां सवाल। बेलन का आयतन और ऊंचाई दिया था, बेलन का त्रिज्या पूछा था। ठीक। आयतन दिया का सीधा मतलब क्या जाएगा? आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या जाएगा? πr²h। πr²h मान लेते हैं कि अगर ये रकम दिया है, तो पाई का मान 22 बट्टे आपको 7 कर देना था। ये जो आर का स्क्वायर निकालना था, एच मेरे को दे रखा था। अल्टीमेट आर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो भी वैल्यू है उसको अंडर रूट लेना पड़ेगा। मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन टाइप समझाना मेरा फर्ज है, और मैंने टाइप आपको काफी शानदार तरीके से समझा दिया भाई लोग। ठीक। अब आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ के एक सवाल। नंबर सिस्टम का तो क्या ही बोलूंगा। नंबर सिस्टम अगर आपके दिमाग में है ना, तो विभाज्यता जो है ना, विभाज्यता के नियम, एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ आपसे, माफी मांगूंगा टाइम लेने के लिए, लेकिन विभाज्यता का नियम आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक। उससे पहले मैं 16 सवाल समझाऊंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था। मैंने अपने हिसाब से नंबर ले लिया है। एचसीएफ मेरे को 37, 37 दे रखा था। एलसीएम निकालना था। फॉर्मूला यही है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एल एच सी एफ।
यहाँ पे मेरे को ये वाला कंसेप्ट निकालना था। एचसीएफ मेरा 37 दे रखा था। ओवरऑल जो था ना, ये दोनों का गुणनखंड, भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा कर दूंगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आ जाएगा। तो मैंने अपने हिसाब से एक नंबर अपने हिसाब से गैस कर लिया, कभी भी ये इससे कटेगा कटेगा। 37 यानी कि 37। तो 37 दूनी कितना होता है दोस्त? 37 दूनी हो जाता है 74। 74, 74 में मेरे को क्या आ जाएगा, 69 में से अगर मैं 74 घटाऊंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। 5 का मतलब है 59 हो जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था 37 अपन 37 यानी कि 13, 13 9 मेरे को दे रखा था 22, 22 में हासिल 22 बचेगा। यानी कि ओवरऑल मेरे को दे रखा था 37 का अगर मैं भागा करूंगा, तो 37 का भागा 6 बार में करूंगा तो मेरा जो एलसीएम जो है उसका आंसर आ जाएगा 216। क्या आ जाएगा एलसीएम का आंसर? दोस्तों मैंने ये डिजिट अपने हिसाब से रखा है, इसीलिए मैंने डब्बे में रखा है। बाकी आपको जो सवाल का कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा विभाज्यता का नियम। ठीक, विभाज्यता के नियम बताने के लिए सबसे पहली बात, 2, 4, 8 और 16 का विभाज्यता का नियम सीधा सीधा यही है। क्या है कि दो का विभाज्यता का नियम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। लास्ट के एक नंबर दो से कटना चाहिए, लास्ट का दो नंबर दो से कटना चाहिए, लास्ट के तीन नंबर जो है ना, लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक 8 से कटने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 16, लास्ट 2 की पावर 4 लिखूंगा तब जाके 16 होगा ना। कभी भी लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा और हजार लास्ट के चार अंक अगर 16 से कट रहे हैं तो संख्या 20 अंकों की भी हुई ना, वो विभाजित होगी। ठीक, इसके अलावा कल के एग्जाम में आया था 3 का और 9 का, सॉरी 9 का आया था कल के एग्जाम में। 6 मार्च के दिन, सॉरी 6 मार्च के दिन का मतलब परसों होगा ना, तो परसों के दिन 9 का आया था, मैं आपको समझाना भूल गया। कभी भी जो यूनिट डिजिट होता है ना, अंकों का सम, अंकों का योग, अंकों का योग, हिंदी में बोलूं तो अंकों का जो योग होगा ना, अंकों का योग अगर 3 से कट सके, अंकों का जो योग है ना, अंकों का योग अगर 3 से कट सके तो 3 का मल्टीपल है। अंकों का योग जिसको डिजिटल सम बोलता हूं इंग्लिश में, क्या? डिजिटल सम। डिजिटल सम अगर 9 से कट सके तो आंसर जो होगा पूरा का पूरा संख्या का, वो 9 से विभाजित होगा। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ कल मैंने 13 का बताया था, आज मैं 11 का बता दूंगा। 11 का क्या है, जैसे कि मैं ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सबको क्या करना है, मेरे को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 1, 3, 5, 7 मेरे को 10 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 माइनस क्या करना पड़ेगा, 2, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। और 10 में से क्या दे रखा था, 10 और 2, यहाँ पे मेरे को 10 दे रखा था, 10 2 12 आ जाएगा। यानी कि जैसे घटाने के बाद अगर आंसर 0 अथवा 11 आ जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित है। 13 वाला तो मैंने कल समझाया था, तो नॉर्मल सी बात है, आज नहीं समझाऊंगा। आज बात होगी 11वें पे। एक संख्या क्या दे रखी है, संख्या मेरे को दे रखी थी 1, x, 8, 9 और 0। ये संख्या 11 से विभाजित है, तो x की क्या वैल्यू, छोटी से छोटी, x की छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक, एक में जोड़ूंगा 8 को, 8 में जोड़ूंगा किसको, 0 को, संख्या कितनी आ जाएगी, 9। एक्स में जोड़ना है 9 को और 9 में जोड़ना है कुछ नहीं। यानी कि जो अंतर होगा ना यार, कितना, x+9 का, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, लेकिन मेरे को लेना है मिनिमम। अगर मैं यहाँ पे चाहूं 11 लिख दूं तो नॉर्मल सी बात है, मेरा अंतर तो 11 का आ जाएगा ना यार। लेकिन मेरे को छोटी से छोटी संख्या लेनी है, तो x की जो रियल वैल्यू होगी ना, x की रियल वैल्यू वो आ जाएगा 0। अगर मेरे दोस्त ने मुझे सवाल सही बताया है तो यही होगा। मान लेते हैं कोई भी सवाल होता है, मैं एक नया सवाल लेके आपको बता देता हूँ, क्या कि 3 ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ और 3 ले लेता हूँ। ठीक, हकीकत में इतना बड़ा सवाल है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 11 से विभाज्य होने के लिए x के जगह पे क्या होगा, तो करूंगा कुछ नहीं, 3, 2, 5, 5, 8, 13, 13 में 3 जोड़ दूंगा तो 16। 16 का अंतर कितना होना चाहिए, तो अंतर होना चाहिए 2, 2, सॉरी 7, 7 और 1 8, 8 और
एक्स होना चाहिए। तो 8 प्लस एक्स का सीधा सीधा मतलब है या तो अंतर कितना होना चाहिए 11 या तो 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 8 भी हो सकती है पहली बात, और क्या हो सकती है, तो और तो कुछ नहीं हो सकती है ना, 11 का अंतर हो ही नहीं सकता है, तो नॉर्मल सी बात है एक्स का वैल्यू आ जाएगा 8। ऐसे करना होता है विभाज्यता का नियम। तो मुझे लग रहा है 17वां सवाल आपको काफी शांति से विभाज्यता के नियम दोस्त हर एक एग्जाम में दोहरा रहा है, तो आपको आना चाहिए। बॉड मास एकदम बच्चू सा सवाल था। उससे पहले मैं आपको एक नोटिस दूंगा क्या, कि भाई बॉड मास जो था ना, बॉड मास बॉड मास से 3 सवाल थे, 3 सवाल में से 2 सवाल आसान था, 2 सवाल आसान था, एक सवाल में भाई हालत टाइट हो जाती है लोगों की। तो बॉड मास पे थोड़ा सा मेहनत कर लो और कुछ नहीं, ठीक। 18वां सवाल आपकी आंखों के सामने मैंने क्या दिया है कि अंडर रूट के अंदर मेरे को दे रखा है, अंडर रूट के अंदर मेरे को दे रखा, ठीक। अंडर रूट के अंदर 144 में को जैसे बाहर लूंगा, मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको जैसे अंडर रूट के बाहर लूंगा, मुझे पता है 3 आ जाएगा। अब बात आ जाती है ये भाई साहब की, ये भाई साहब प्लस में है लेकिन आपको हालत टाइट कर देंगे कि अंडर रूट के अंदर 0.0225। बहुत से दोस्त तो 1 सेकंड में बता देंगे कि 225 15 का स्क्वायर है, ठीक। लेकिन भैया ये पॉइंट यहां पे है, तो पॉइंट यहां लगाऊं, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों एकदम आसान सा सवाल है कि 0.15 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद जब वर्ग करूंगा ना, तो टोटल 4 डिजिट होना चाहिए। 4 डिजिट का वर्गमूल, 4 दशमलव के बाद 4, संख्या संख्या नहीं बोलूंगा उसको, डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, ठीक। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो कभी भी उसका वर्गमूल करूंगा तो दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, ठीक। मेरे को दे रखा था 12, 12 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो क्या जाएगा, 12 में से 3 घटाऊंगा तो 12 में से 3 घटाऊंगा तो 9 आएगा, 9 में 15 जोड़ दूंगा, क्या 0.15। तो ये अपना आंसर था। मेरे दोस्त ने एकदम क्लियर बताया था, दोस्त ने आंसर तक बता के भेजा था, इतना बढ़िया लड़का है। अपना नाम है जोगा राम। तो दोस्तों मैं आपका टाइम और बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि यहीं पे अपने रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है ना, मैं आपको सिर्फ टाइप बताऊंगा कि भैया क्या टाइप है, ठीक। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, 2 मिनट रुक जाओ। ये सवाल जो मैंने कल के दिन आपको वीडियो में करा रखा था, कौन सा, भाई हो जा, माफी चाहूंगा दोस्तों, मेरा पता नहीं कलम काम नहीं कर रहा है, ठीक। मुझे लग रहा है मेरा कलम काम करना चाहिए, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। देखो सबसे पहली बात, 5 मार्च, 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट में जो सवाल था कि पहला, कि किसी निश्चित कार्य को जो है ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, नहीं कि सी के सहयोग से ए और बी करते हैं, तो करना कुछ नहीं था, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी करना था। इसका सीधा मतलब क्या है कि ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी निकाल के टोटल इफिशियंसी से घटा दूंगा, ए की इफिशियंसी आ जाएगा, ए की इफिशियंसी से टोटल काम कर दूंगा, ठीक। दूसरा सवाल क्या था कि 9 घंटे में एक व्यक्ति 1/3 मेरे को इतनी स्पीड में और बाकी स्पीड इतने में चलता है, तो करना क्या है, फॉर्मूला बनाना है भाई। 9 घंटे में कितना चलता है, तो 9 घंटे में मैंने माना कि टोटल दूरी 3 है, तो मैंने 3x ले लिया था कल के दिन। तो मैंने क्या बताया, x की दूरी 28 की स्पीड में चलता है, बाकी दो 2x की स्पीड 35 की स्पीड में चलता है। इसको सॉल्व कर देना था x की वैल्यू निकाल के। कल मैंने समझाया, बहुत से दोस्तों को समझ ना आए तो प्लीज परसों का वीडियो जाके देखिए, परसों का, ठीक। अब आ जाते हैं कल के सवाल में। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा भाई लोग। पेन काम कर यार, बीच मझधार में मत छोड़ हमें, समझाना है समझाना है। ओके चलो ठीक है। सबसे पहले कल के दिन जो मैंने वीडियो डाला था उसमें से 5 सवाल सवाल रिपीट हुए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों माफी चाहूंगा, आज मैं आपकी स्पीड में नहीं करा पा रहा हूँ। सबसे पहले शंकु की त्रिज्या, और भैया कल भी गलती किया था, तिर्यक ऊंचाई लिखना है। देखो, तिर्यक ऊंचाई समझ में आना चाहिए, तिर्यक ऊंचाई को अपने एल बोलते हैं, ठीक। शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी थी, शंकु का क्षेत्रफल निकालना था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल। एक दोस्त कमेंट करता है भैया शंकु का जो क्षेत्रफल होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर मैंने भैया को समझाया कि आप जो बता रहे हो ठीक बता रहे हो, लेकिन ये आयतन है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का क्षेत्रफल पाई आर
एल होता है। ठीक, अब बात आ जाए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ऐसा था कि 450 रुपए के सामान को 300 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा भाई? नॉर्मल सी बात है, हानि हो जाएगा। कितने का हानि हो जाएगा? 150 रुपए का हानि होगा। 150 का हानि हो जाएगा कितना? 450 पे। ओवरऑल मिला के 33.3% का नुकसान हो जाएगा। राम और श्याम 24 दिन में कोई काम कर सकते हैं, राम अकेले 36 दिन में कर सकता है, तो श्याम कितने दिन में करेगा? सीधी बात है कि ए और बी मिला के किसी काम को करते हैं और ए अकेला करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? टोटल काम निकालो, इफिशियंसी ए की निकाल के टोटल इफिशियंसी में से घटाओगे तो बी की इफिशियंसी निकल जाएगी। ये सवाल मैंने कल कराया है, नहीं समझ में आएगा तो कल जाके पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अलावा मेरे को दे रखा था क्या, ये सब जो सवाल है ना दोस्त, सब के सब रिपीट हुए हैं। ये सब के सब सवाल 7 मार्च के दिन रिपीट हुए हैं। क्या बताया गया है कि प्रथम 116 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो नॉर्मल सी बात है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत एकदम आसान सा है, n+1/2। कोई बोले सम संख्याओं का बताओ, तो सम संख्याओं के लिए n प्लस ये लगाना पड़ता है। कोई बताए विषम संख्या का बताओ तो n हो जाता है। सबसे बड़ी बात, कल के दिन मैंने कुछ और फॉर्मूले बताए थे, क्या कि प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग और घन। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। आज की स्लाइड में बंद कर देता हूं, यही आज तक मैंने आपको पढ़ाया। काफी शांति से मैंने मेहनत करके आपको सब कुछ बताया है दोस्तों। तो मेहनत का फल यही चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।